तो पहला बिंदु था वो अपना पूरा हो चुका। अब नंबर 2 बिंदु पर आते हैं, जहां दूसरा अवयव पद है सह। सह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह साथ, और उसमें तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। साथ साथ यहां यह भी जानना है कि यहां अर्थ और विभक्ति और उसके वचन तीनों एक साथ चलेंगे। बिंदु नंबर 2, जहां अवयव पद है सह, परिभाषा की यदि सामासिक पद में पूर्व पद सह हो तो समास विग्रह करते समय उत्तर पद की तृतीय विभक्ति एक वचन के बाद सहितम इति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पूरे इसका जो परिभाषा है वो यहां दी गई है। मुख्य बिंदु यही है कि जो उत्तर पद है उसकी हमें तृतीय पद लगानी है और एक वचन का प्रयोग करना है, साथ में सहितम शब्द का प्रयोग भी करना है। जैसे उदाहरण, सहचर। यहां सबसे पहले हमें पहचान करनी है कि पूर्व पद और उत्तर पद। यहां जो पहला पद है वह सह है और पहला पद ही हमेशा पूर्व पद होता है। उसके बाद का पद है वह चर है और चर यहां उत्तर पद है। तो यहां सह आते ही हमें साथ इसका अर्थ होगा, विभक्ति होगी तृतीय और एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर जो उत्तर पद है उसकी राम शब्द की तरह हमें रूप बनाने हैं तृतीय एक वचन में। तो जैसे राम की होती है रामे, उसी प्रकार चर की हो जाएगी चरें। उसके बाद में शब्द जोड़ना है हमें सहितम और अंत में इति। इस प्रकार से समास विग्रह हो गया। नंबर 2, जैसे दूसरा उदाहरण, से परिवार। अब यहां से लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी जो है शब्द है वर्ण है, वह लोप होता है, लेकिन यहां है नहीं है, इसलिए यहां है का लोप है। और लोप होते ही शाब्दिक अर्थ में यहां इसको सही बोलेंगे। और विग्रह करते समय जो पूर्व पद है वह सह होगा तथा उत्तर पद इसमें जो है परिवार। अब यहां विग्रह करेंगे उस समय रूप बन जाएगा परिवारेण सहितम
इति। इस प्रकार स आनंद दोनों शब्द समान है, क्योंकि दोनों में ही है वर्ण का लोप है, और लोप होते ही जो पूरा पद है वह सह आएगा, और सह आते ही यहाँ जो उत्तर पद है वह आनंद है। सह का अर्थ साथ में और आनंद का अर्थ खुशी। विग्रह करते समय यहाँ विभक्ति तृतीया आनंदे, फिर जोड़ेंगे सहितम इति। इस प्रकार से हम सामासिक पद का समास विग्रह कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका सामासिक पद वापस बनाना चाहें तो किस प्रकार से हम बना पाएंगे। जैसे यहां विग्रह किया हुआ पद है चरे सहितम इति। अगर इस शब्द का हम सामासिक पद बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पद में हमें पहचान करनी है कि उत्तर पद में कौन सी विभक्ति आएगी। तो यहाँ उत्तर पद में दे रखी है तृतीय विभक्ति, और तृतीय विभक्ति केवल समास विग्रह में जो अवयव पद होते हैं उनमें केवल एक सही ऐसा शब्द होता है जिसके अंदर तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है। बाकी किसी भी अवयव शब्दों में कभी भी तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा, इसके बाद में जो सहितम शब्द जुड़ा हुआ है वह भी केवल सह में ही जुड़ता है, और किसी अवयव शब्द में इस प्रकार का शब्द नहीं जुड़ता है। इसलिए यहाँ जो उत्तर पद है उससे पहले अवयव पद यानी सह, उसके बाद में चरेण है, इसकी प्रथमा विभक्ति में रूप परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन करते ही शब्द बन जाएगा सहचर। इस प्रकार से यह शब्द सामासिक पद है। दूसरा, इसी का वापस बनाते हैं हम। परिवारेण सहितम इति। अगर इसका हम वापस सामासिक पद बनाना चाहें तो सबसे पहले विभक्ति पहचानेंगे। विभक्ति तृतीया एक वचन है, साथ में जुड़ा हुआ सहितम, और यहाँ तृतीया और सहितम दोनों साथ है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ जो पूर्व पद है वह सह आएगा, और है का हमें लोप करना है, तो यहाँ है का लोप होते ही सह, और जो उत्तर पद है वह है परिवार, क्योंकि यहाँ तृतीय विभक्ति में परिवार ही है, तो यहाँ तृतीय की जगह प्रथमा लगा देंगे और सह परिवार, यह एक सामासिक पद बन जाता है। तीसरा, यहां शब्द रेखा है आनंदे सहितम इति। दूसरी बात, यहां सामासिक पद बनाएंगे तो इसमें जो उत्तर पद है उसमें आ रहा है, और जो सह में पद है वहां से। अब यहां पर ए प्लस आ
बराबर आ बनेगा। तो यहां सामासिक पद बनाने समय सा आनंद ऐसे इस प्रकार से हम वापस समास विग्रह किए हुए पद का वापस से हम सामासिक पद भी बना सकते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों में से किसी भी प्रकार का आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किसे भी आ सकता है। उस क्वेश्चन के अनुसार हमें उसका आंसर देना है। इसके बाद में जो 3 नंबर पॉइंट है वह है उप है। और यदि पूर्व पद में उप हो तो समास विग्रह किस प्रकार से करते हैं, कैसे उसका पहचान होगी। पहचान और विग्रह हमें पता होना चाहिए। जैसे 3 नंबर उप, अगर यदि सामासिक पद में पूर्व पद उप हो तो समास विग्रह करते समय उत्तर पद की षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करने के बाद समीपम इति शब्द जोड़ते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इसमें आसानी से हम समास विग्रह कर सकते हैं। मुख्य चीज इसमें यही है कि अगर उप पूर्व पद हो तो विग्रह करते समय उत्तर पद की हमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। उसके बाद में समीपम शब्द का प्रयोग करना है। ऐसा करते ही समास विग्रह हो जाएगा। जैसे उदाहरण, उपवन शाब्दिक अर्थ में उप पूर्व पद है, वन है उत्तर पद। पहचान के अनुसार यहां जो वन शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति राम शब्द की तरह बनाएंगे तो रूप हो जाएगा वनस्य। उसके बाद में समीपम और शब्द जोड़ेंगे इति। दूसरा उदाहरण, उपग्राम पूर्व पद उप है, उत्तर पद ग्राम। विग्रह करेंगे उस समय जो ग्राम है, ग्राम शब्द की षष्ठी एक वचन तो रूप हो जाएगा ग्रामस्य समीपम इति। जैसे तीसरा उदाहरण,
नाउन। सभी का एक ही फॉर्मूला है, वही हमें ध्यान रखना है कि जो उत्तर पद आए उसकी षष्ठी एकवचन, उसके बाद में समीपम इति जोड़ते हैं तो समास विग्रह हो जाएगा। जैसे नामस्य, समीपम इति। इसी का जो दूसरा भाग है वह इससे थोड़ा हटकर है। क्यों? क्योंकि इसमें नियम नंबर 2 आएगा। यहां हम नोट या ध्यान रखने योग्य बिंदु भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि यदि अनुपस्वर के बाद में रंग, रूप, वर्ण, आकार आदि शब्द आते हैं तो समास विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी एकवचन तथा बाद में योग्यम इति शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण पहले भी आ चुका है, याद होगा आपको, मैंने अनुवाकार बताया था। उसके 2 प्रकार से हो सकते हैं। पहला प्रकार बता दिया। दूसरा प्रकार अनुवाकार, उसका दूसरा प्रकार है यहां रूप पहले हम रिपीट कर चुके हैं। संधि के अनुसार यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद को अलग करेंगे और अलग करने के बाद में जो शब्द आएगा वह आकार और इसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन आकार से। यहां तक तो सही है, लेकिन बाद में जो शब्द जोड़ा था पश्चात, उस पश्चात शब्द की जगह हम योग्यम इति शब्द ऐसा भी हम जोड़ सकते हैं। दूसरा जैसे अनुरूप, यहां आकार है और साफ साफ यहां इंगित कर रखा है कि आकार, वर्ण, रूप या रंग उत्तर पद में आए तो उसका विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति, उसके बाद में योग्यमिति शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहां रूपस्य योग्यम इति, इस प्रकार से हम समास विग्रह कर सकते हैं अगर अनुपसर्ग हो तो।
तीसरा पॉइंट भी इसमें पूरा हो चुका है। जो उप है, अब नंबर 4 की बारी आती है। तो नंबर 4 में निर एक उपसर्ग होता है। उसमें जब शब्द को वर्ण को अलग करते हैं तो उसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि विसर्ग का प्रयोग हमेशा संधि विच्छेद में किया जाता है। लेकिन विच्छेद अलग होता है और पद विच्छेद अलग होता है, जिसे पद विन्यास कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ में जैसे निराहार शब्द है, अगर इसका पद विच्छेद करते हैं तो यहां निर प्लस आहार, यह या तो इसको बोल सकते हैं संयोग, या इसको बोल सकते हो पद विच्छेद। क्योंकि पद विच्छेद में कभी भी पद का लोप नहीं होगा, और पद का लोप नहीं होगा तो वह जो वर्ण है, व्यंजन है, वह हलंत ही होगा। अगर विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो यहां र का विसर्ग हो जाएगा, और उसके बाद में जो आहार है वह एक शब्द है, तो यहां संधि हो जाएगी विसर्ग। दोनों में अंतर हल्का सा, और समास विग्रह करते समय कभी भी र का विसर्ग नहीं होगा, और विसर्ग नहीं होने से यहां जो समास है वह निर में आएगा, और निर का हमेशा अवयवी भाव समास होता है। इसी प्रकार अपना जो चौथा बिंदु है निर। देखो, निर हमेशा व्यंजन जो अंतिम है, हलंत है, हलंत आएगा ये व्यंजन में, और व्यंजन हमेशा आधा होता है। परिभाषा, यदि सामासिक पद में पूर्व पद निर हो तो समास विग्रह करते समय उत्तर पद की षष्ठी विभक्ति एक वचन या बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। यहां सबसे स्पष्ट है कि रे अलग प्रकार होते हैं। यहां जैसे पहला रेफाकार शब्द से उदाहरण में निर्मल, निर्जन, इस प्रकार के जो र होते हैं ये इन्हें बोलते हैं रेफाकार। अगर ये र आते हैं तो इनको रेफाकार बोलेंगे, और इसका
हमेशा विग्रह निर में ही होता है। दूसरा रे होता है पूरा, उसमें हमेशा शाब्दिक अर्थ में स्वर जुड़ा हुआ होगा, रे प्लस स्वर। अब वो स्वर कोई सा भी हो सकता है। अगर ऐसा हो तो उस स्वर को अलग करेंगे और रे को हलन छोड़ेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर निर्मल, यहां जो रहे रेफाकार में है और रेफाकार रेखा अगर हम सामासिक विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं तो उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन या बहुवचन, लेकिन एक वचन कब आएगा और बहुवचन कब आएगा। शाब्दिक अर्थ में निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ यानी साफ, और साफ कब होगा जब उसमें गंदगी या कुछ भी अवशिष्ट पदार्थ नहीं होंगे। तो इसमें जो गंदगी है वह अनेक प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती है। इसलिए समास विग्रह कर समय एक वचन का प्रयोग न करके उसमें बहुवचन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गंदगी एक प्रकार की नहीं होती है। तो इसका समास विग्रह कर समय जो उत्तर पद है मल, मल का अर्थ होता है गंदगी, और बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो राम की तरह षष्ठी बहुवचन में मलानाम। अब यहाँ गंदगी नहीं होना यानी कमी होना, और कमी के लिए हमेशा अभाव शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अभाव इति। इस प्रकार से हम समास विग्रह कर सकते हैं। जैसे निर्जन, निर यानी कमी, जन यानी लोग, जहां पर लोगों की कमी हो, लोगों का बसावट या रहने का जो क्षेत्र है वह कम हो, और शाब्दिक अर्थ में उस स्थान को बंजर बोलते हैं यानी निर्जन, जहां पर एक भी व्यक्ति निवास नहीं करता है। अगर एक भी निवास करे तो वह बंजर भूमि नहीं होगी या निर्जन नहीं होगी। इसलिए जो उत्तर पद है उसके अंदर हमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है, और षष्ठी बहुवचन में जनानाम अभाव इति। इस प्रकार के शब्द प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करने के साथ साथ हम इसका विग्रह भी कर सकते हैं। इसी में जो दूसरा बिंदु है, यदि इसमें रह में स्वर जुड़ा हुआ हो या रेखाकार रह नहीं हो तो क्या होगा। इसका यदि रह में स्वर जुड़ा हुआ हो तो समास विग्रह करते समय समास विग्रह करते समय निर को पृथक करके स्वर को पूर्व पद से पृथक
कर देते हैं। बाकी नियम उसी के अनुसार संपन्न होंगे। जैसे उदाहरण, निराहार, इस शब्द में निर प्लस आहार, यहां शब्द है निर एक पूर्व पद, यहां आहार है उत्तर पद। यहां जो रा था उस रा में से रे को अलग किया और आ, ये आ एक स्वर है, रे है व्यंजन। विग्रह करेंगे उस समय आहार एक होता है, यानी भोजन एक होता है, इसलिए इसकी विभक्ति आएगी षष्ठी एक वचन में आहार से। उसके बाद में अभाव इति, अभाव का मतलब हो गया कमी, और निराहार जो बिना कुछ खाए पिए रह सकता है, यानी भोजन ग्रहण नहीं करता हो। दूसरा उदाहरण, निरादर, यहां निर को हमने अलग किया है और यहां आ है तो निर पूर्व पद हो गया। उसके बाद में आदर है उत्तर पद। निर का अर्थ हो गया अभाव या कमी, आदर का अर्थ सम्मान, तो यहां सम्मान एक होता है, एक वचन में आएगा, तो यहां आदर से समीपम, आदर से इस प्रकार से हम किसी भी शब्द का समास विग्रह बना सकते हैं। अगर रे में स्वर दावा है तो उस स्वर को अलग करो, अलग करने के बाद में उसके अर्थ को पहचानना है कि एक वचन में आएगा या द्विवचन में। बहुवचन है तो बहुवचन रूप बनाओ, अगर एक वचन में है तो एक वचन के रूप। यदि इनका हमें सामासिक पद बनाना है, सामासिक पद के लिए यहां षष्ठी विभक्ति एक वचन है और अभावय शब्द जुड़ा हुआ है, और अभावय शब्द केवल निर उपसर्ग में ही प्रयोग किया जाता है। तो यहां जो षष्ठी है उसको प्रथमा में चेंज करेंगे, अभाव की जगह निर आ जाएगा तो शब्द बनेगा निर, जो यहां आधा है। उसके बाद में आहार, अगर दोनों पदों को हम यहां विच्छेद किया हुआ है तो पदों को संयोग कर देंगे, रूप बन जाएगा निराहार। यहां रे प्लस आ बन के रा शब्द बनाएगा। इसी प्रकार से निरादर, यहां आदर शब्द है और आदर शब्द में आदर शब्द में षष्ठी एक वचन है, साथ साथ इसमें अभाव शब्द है और अभाव के लिए निर का प्रयोग करते हैं। बात वही है, निर प्लस आदर दोनों पदों का संयोग करेंगे। यहां आ है, यहां रे है, रे प्लस आ बराबर यहां शब्द बनेगा रा। इस प्रकार से हम अगर निर उपसर्ग हो, समास विग्रह और सामासिक पद दोनों बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।